हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो री एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस सेशन में आपको जो है डिटेल डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद जितने भी सेशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी में आपको डिटेल डिस्कशन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? 43वां, 40वां, 42वां संविधान संशोधन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन से आपको एक बात ये याद रख लेना है कि संविधान में जो 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन से एक बात आपको याद रख लेना है कि संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक ना, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? गर्म खून का प्राणी पूछा है। मगरमच्छ, मछली, दादुर, तोड़। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गर्म खून का ना तो मगरमच्छ होगा, ना मछली होगा, ना दादुर होगा, तो होगा क्या? उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर विल बी आवर ई नंबर। ओके, ई नंबर विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो ये सभी जो है ना, ये सभी ठंडा खून का प्राणी है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? समतल, उत्तल, अवतल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समतल लेंस तो होना नहीं है। उत्तल होना है क्या? तो बिल्कुल जी, उत्तल ही होना है आपका। साइड मिरर में जो आपका रहता है वो उत्तल ही रहता है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, साइड मिरर में आपका उत्तल ही देखने को मिलता है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक ऊर्जा स्तर किसका है ये पूछा है। उच्चतम पोषक स्तर, उत्पादक, पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सबसे जो ऊर्जा का सबसे अधिक जो स्तर होगा वो आपका किसमें रहेगा? वो आपका रहेगा मेरे फ्रेंड्स हमेशा उत्पादक में, मतलब कि प्रोड्यूसर में जो रहता है ऊर्जा का सबसे ज्यादा, ये आपका उच्चतर स्तर रहता है। मतलब प्रोड्यूसर में आपको आपका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक ना, और ये हो जाता है आपका वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा टीआरई 4 में भी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके लिए वीवीआई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो आपका जो यहाँ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई, वो मिलेगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर जो है डी नंबर होने का वाला है। ठीक ना, देखो क्योंकि पानी के नीचे पहाड़ है उसका भी पता लगाएगा, समुद्र की गहराई का भी पता लगाएगा, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक ये आंसर आपको देखने को आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? ठीक है, तो कौन था? जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है तो तभी प्रधानमंत्री कौन थे ये बात पूछ रहा है। तो एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, पी.वी. नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी, पी.वी. नरसिम्हा राव 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के दौरान प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है, मतलब पूछ रहा है कि सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है भारत का?
नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे जो लंबी सीमा है, ठीक है, सबसे लंबी सीमा जो है भारत का, सबसे लंबी सीमा वो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। और सबसे छोटी जो सीमा है, सबसे छोटी सीमा जो है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। सबसे छोटी सीमा भारत की किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तान के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है भारत की, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो अधिकतम ऊर्जा वायुमंडल प्राप्त करता है वो करता है आपका दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं? पूछ रहा है उल्टा एवं सीधा दोनों तरह का पिरामिड किस में पाया जाता है, ये पूछ रहा है उल्टा एवं सीधा। जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तो तुम्हारा जो आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई, वो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या देखने को मिलेगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जीव भार का भी जो पिरामिड होता है वो उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, और संख्या का भी पिरामिड उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो देखने को मिलेगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा ऑलवेज राइट होता है, ऑलवेज जो है अपराइट होगा, ऑलवेज अपराइट मतलब कि हमेशा सीधा होता है, हमेशा जो है सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ये बात को ध्यान में रख लियो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ इकोनडोरमाटा के लिए क्या सत्य है? इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, या विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, या त्रिस्तरीय हैं, और इनमें सीलोमिक गुहा होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ भी जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी ही देखने को मिलेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी एक पत्रिका का नाम याद रख लो, पत्रिका। गोपाल कृष्ण गोखले का एक पत्रिका का नाम याद रख लो जिसका नाम था सुधारक, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा पत्रिका लिखा, तो सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का पत्रिका है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का पत्रिका का नाम क्या है? सुधारक है, ठीक ना। ओके, चलो फिर नेक्स्ट की तरफ। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न, सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्य की कमी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्या तुम्हारा? बता दो क्या मिलेगा? करेक्ट आंसर तुम्हारा जो देखने को मिलेगा वो आंसर नंबर डी मिलेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक विल बी आवर करेक्ट आंसर। एक से अधिक हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर नेक्स्ट। सूखी बर्फ है, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखो सूखी बर्फ, ड्राई आइस, जाके मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख लेना, ठीक ना। सूखी बर्फ, ड्राई आइस का वहां पे दिए हैं, और देखो वो क्वेश्चन टीआरई थर्ड में भी आया, री एग्जाम जो है उसमें आया हुआ है। और हम क्या बोले हैं कि ये जो टॉपिक है वहां शॉर्ट्स में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सबको हम शॉर्ट्स में डाल रहे हैं, तो वहां शॉर्ट्स मेरा जरूर देखना, क्योंकि वहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डाल रहे हैं, ठीक ना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। 40 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में, 45 सेकंड के वीडियो में एक टॉपिक उठा ले रहे हैं और उसका 10-12 पॉइंट दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपके बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बीपीएससी टीआरई में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, टीआरई फोर्थ में भी। और ये सूखी बर्फ वाला वहां पे डाला हुआ है, एक बार जरूर चेक करेंगे आप लोग जाके। तो सूखी बर्फ जो है वो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है?
मीथेन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बायोगैस का भाई प्रमुख घटक कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जो है मीथेन होगा। मीथेन विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम, सिंधु, सुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कारगिल जो है मेरे भाई वो स्थित है सुरु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सुरु नदी के किनारे कारगिल स्थित है। ठीक है, कारगिल सुरु नदी के किनारे स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? सिंपल से क्वेश्चन है कि जो भाषा एटलस जो है उसका मतलब क्या है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना लंबा चौड़ा समझने का जरूरत नहीं है, सिंपल पूछा है भाषा एटलस क्या है। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। भारत का प्राकृतिक मानचित्र, भारत का नस्लीय मानचित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाइयों वो मिलेगा यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। भाषा एटलस क्या है? तो भारत का लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? कमल, मखाना, सिंघाड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा है? नहीं पूछ रहा है, नदी में नहीं उगाया जा सकता। तो मेरे भाई जो कमल है ये भी नदी में उगता है, तो ये तो नहीं होगा। मखाना भी नदी में उगता है, सिंघाड़ा भी नदी में उगता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ई नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फल नहीं है जो कि नदी में नहीं उगाया जाता। सारे तो नदी में ही उगाए जाते हैं ना, देख लो यहाँ पे सारे नदी में उगाए जा रहे हैं। तो करे उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। चलो फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं को ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे नहीं में फंसा देता है सभी को, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछा है, तो नहीं नहीं है कौन सा? बताओ कौन सा नहीं है अंतःस्रावी ग्रंथि? पिट्यूटरी, लैक्रिमल, थायराइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतःस्रावी का मतलब होता है मेरे भाई एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है इसमें? कौन सा नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? तो तुम्हारा जो है लैक्रिमल जो है, आंसू वाला जो ग्रंथि होता है लैक्रिमल ग्रंथि, वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो ये कैसा ग्लैंड है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के एम पनिकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा हृदयनाथ कुंजरू भी थे, फजल अली भी थे, के एम पनिकर भी थे, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? वीवीआई हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, 1 2 चाहे 3 किसी में भी पूछा गया, सब में पूछा गया, फोर्थ में भी पूछा जाएगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला कौन सा है? घास, मछली, गाय, घास, खरगोश, हाथी, घास, हिरण, बाघ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा घास को हिरण खा रहा है और हिरण को क्या खा रहा है? तो बाघ खा रहा है। तो ये फूड चेन को फॉलो कर रहा है, खास श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, घास, हिरण और बाघ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? यहां देख लो मेन वर्ड, निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से। निर्विरोध चुना गया कौन है राष्ट्रपति, ये पूछा है, ठीक है। निर्विरोध चुना गया कौन है राष्ट्रपति?
तो कौन है निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति? तो आपके नीलम संजीव रेड्डी जो है मेरे दोस्तों, वो आपके निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। ये देखो यहाँ पे पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, तो ये भी नहीं है। सेकेंड नंबर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये भी नहीं है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखो पहला में तो पीर पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल। उसके बाद जो होगा यहाँ पे काराकोरम नहीं होगा, तो काराकोरम यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जास्कर। काराकोरम के जगह पे जास्कर हो जाएगा, जास्कर। और जास्कर के बाद तब हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। और लास्ट में हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम। ये सही आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर माना गया है वो है आपका समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। मतलब कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो है बृहद एवं जो उच्च स्रोत है वो समुद्री पौधा का प्रकाश संश्लेषण है। किसका है? समुद्री पौधा का प्रकाश संश्लेषण। चलिए फिर नेक्स्ट। रासायनिक भाषा में मोर्चा, मोर्चा मतलब जंग क्या है? ये भी देखिए आपका केमिकल नेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बन जाता है। और केमिकल नेम से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम कराए हैं, शॉर्ट्स एक बार चेक कर लीजिए आप लोग जाके। ठीक है, वहां पे केमिकल नेम से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं शॉर्ट्स में, चेक कीजिएगा जरूर जाकर के एक बार। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोर्चा जंग क्या है मेरे भाई? बता दो क्या है। इजी क्वेश्चन है, बताओ ना क्या है। तो सिंपल सा बात है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड देखने को मिलेगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट होने वाला है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है जंग। नेक्स्ट, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। तो शैवाल एवं कवक, सिंपल सा बात है कि शैवाल एवं कवक का जो है वो रिश्ता उसको क्या कहते हैं? आदि सहयोग, सहोपकारिता, सभोजिता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा क्या? सहोपकारिता, मतलब म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर देखने को ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो पूछा है कि ओजोन के बारे में कौन सा तथ्य सही है, यहाँ पे यही पूछा है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, यह मध्यमंडल में पाई जाती है, यह उच्च तरंगधरी की विकिरणों को अवशोषित करती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मध्यमंडल में पाई जाती है? ओजोन मध्यमंडल में पाया जाता है, बताओ तो जरा सा। नहीं मेरे भाई, मध्यमंडल में नहीं पाया जाएगा। यह उच्च तरंगधरी की विकिरणों को अवशोषित करती है, उच्च तरंगधरी की विकिरणों को अवशोषित करती है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? वीवीआई हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन श्योर है पूछ लेगा, क्योंकि टीआरयू 1 में तो नहीं लेकिन 2 में पूछा गया था इससे, और 3 में भी पूछ लिया गया है। तो टीआरयू 4 कंफर्म एक क्वेश्चन यहां से रख ही लो बुक। तो निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, मतलब कि प्लांट हार्मोन कौन सा है? प्लांट हार्मोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो मेरे भाई यहाँ प्लांट हार्मोन इंसुलिन है तो नहीं, ये तो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है ना, तो इंसुलिन नहीं हो। एस्ट्रोजन भी जो है ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, ये भी नहीं है। साइटोकाइनिन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है। वनस्पतिक हार्मोन क्या है? एक साइटोकाइनिन है, ठीक ना। साइटोकाइनिन क्या है? एक वनस्पतिक हार्मोन है। चलिए फिर आगे, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। पहली बात याद रख लो कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। पहली बात ये याद रख लो, ठीक है। पृथ्वी ग्रह पर नाभिक के हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी दिवस का जो संबंध है मेरे भाई वो हो जाएगा वातावरण से संबंधित जागरूकता से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, तो नहीं। दादा भाई नौरोजी ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ना, तो ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। तो कांग्रेस का स्थापना किया किसने है ये तो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो कांग्रेस की जो स्थापना करी है वो करे हैं ए ओ ह्यूम ने। कौन किया है? ए ओ ह्यूम ने जो है कांग्रेस का स्थापना किया है। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस का स्थापना किया है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन, तो एसिड रेन के लिए क्या है प्रदूषक? जल वाष्प। बी नंबर है आपका SO2, CO2। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपका जो बीपीएससी का फाइनल आंसर की आया है, पहले प्रोविजनल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, प्रोविजनल में सल्फर डाइऑक्साइड को सिर्फ माना गया था, ठीक ना। लेकिन जो फाइनल आंसर की आया ना, उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक मान लिया गया। तो इसीलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका देखने को मिलेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका आंसर यहाँ देखने को मिलेगा, SO2 भी और CO2 भी, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू बीपीएससी यही आंसर आपका होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोह स्तंभ स्थित है। तो लोह स्तंभ जो मेरे भाई वो स्थित है आपका दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोह स्तंभ जो स्थित है वो स्थित है दिल्ली में। लोह स्तंभ कहाँ स्थित? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पे जो वर्षा होता है उसका मुख्य कारक क्या है ये पूछा है। दक्षिण पश्चिम मानसून, तो बिल्कुल नहीं। पश्चिमी विक्षोभ न। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, तो बिल्कुल हाँ। लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से ही शीत ऋतु मतलब कि ठंडा ऋतु में तमिलनाडु के तट पे वर्षा होता है, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो सर कर्जन वाइली की हत्या जो है उधम सिंह ने करी, मदनलाल ढींगरा, विधि सावरकर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर कर्जन वाइली का जो हत्या हुआ है वो कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है, ठीक है। हत्या करने वाला कौन था? तो मदनलाल ढींगरा ने किए थे। मदनलाल ढींगरा जो थे वो कर्जन वाइली का हत्या कर दिए थे, कहाँ? लंदन में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? स्वच्छता, प्रदूषण, डॉक्टर। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो सिंपल सा आंसर है मेरे भाई क्या हो जाएगा? स्वच्छता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। देख लो TRE 1 में भी पूछा गया था, TRE 3 में भी पूछा गया था। एक बात जान लीजिए, अब बीपीएससी जो है क्वेश्चन को रिपीट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो अब क्वेश्चन रिपीट होगा, कंफर्म रहिए। क्वेश्चन अब रिपीट करना शुरू कर दिया है तो क्वेश्चन अब रिपीट होते रहेगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन रिपीट होने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए।
तो ये देख लीजिए, आया था टीआरई 1 में भी आया, टीआरई 3 में भी आ गया। सबसे उत्तम विधि कौन है? वन रोपण, वन उन्मूलन, चराई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो वन रोपण जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे रहता है? 6 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। वीवीआई, अभी हम बोले ना फूड चेन टाइप वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो श्योर रखिए आपके टीआरई 4 में। देखिए रिपीट भी होता है क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन पूछ रहा है एक टॉपिक से। वीवीआई टॉपिक है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल था, पूछा है कि कीटभक्षी किस स्तर में आता है। तो यहां देखिए द्वितीय उपभोक्ता तो होने से रहा नहीं होगा, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता तो होगा नहीं कीटभक्षी, तो होगा क्या कीटभक्षी? वो होगा आपका उत्पादक होगा। क्या होगा कीटभक्षी? उत्पादक होगा। किस स्तर में आएगा? तो उत्पादक के स्तर में आएगा, प्रोड्यूसर में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1946 में, 1944 में, 1945 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाल किला में जो आजाद हिंद फौज का मुकदमा जो हुआ था मेरे भाई, वो आपका हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हमारा जो मुकदमा हुआ था दिल्ली का लाल किला में आजाद हिंद फौज के द्वारा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं को ध्यान में रख के चलिए, नहीं है। भगवान महावीर बिहार, बलपक्रम कहाँ है? मेघालय, गुइंडी तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भगवान गलत यहां पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भगवान महावीर जो ही आपका ये सही सुमेलित नहीं है। तो भगवान महावीर आखिर है कहाँ पे? तो ये है गोवा में। भगवान महावीर कहाँ है? तो गोवा में है। और सही सुमेलित नहीं है पूछा, तो सही सुमेलित यही वाला ए नंबर आपका नहीं है सही सुमेलित। भगवान महावीर कहाँ है? तो गोवा में। और ये भी क्वेश्चन देखिए टीआरई 1 में या 2 में पूछा गया था, 1, 2 में, और देखिए साथ में टीआरई 3 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए, रिपीट होना शुरू हो गया है। इसलिए टीआरई 4 के लिए पीवाईक्यू तो एकदम से पूरा ही सॉल्व करते हुए चले जाइए, ठीक है। बलपक्रम मेघालय सही है, गुइंडी तमिलनाडु सही है। तो यहाँ गलत बोला था ना, तो ए नंबर जो है हमारा सही आंसर देखने को मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण, घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे से। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री पौधा का प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? नीला लिटमस को लाल में बदलता है, नीला को लाल में बदलेगा, ये खाली याद रखें। नीला लिटमस को लाल में बदलता है कौन? सिरका, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन बदल देगा बताइए? यहाँ पे नीला लिटमस को लाल में बदलेगा तो आपका बदल देगा सिरका। सिरका मतलब एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड जो है सिरका, वो बदल देता है आपके नीले लिटमस को लाल में। देखिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिए, बेस जो है ना, BRB आप लोग याद रखिए। BRB मतलब कि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज करता है। एक ट्रिक से याद रखिए, देखिए बहुत कंसेप्ट है, तो ट्रिक से याद रखिएगा तभी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकिएगा। और ट्रिक वाला जल्दी भूलिएगा नहीं, ठीक ना। तो ट्रिक से याद रखो, इजी रहेगा। BRB मतलब कि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, इस तरह से BRB याद रखो। BRB से क्या होगा? बेस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, बेस चेंज
रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब कि बेस जो है लाल लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, बेस लाल लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। BRB से याद रख लो ट्रिक। तो इस ट्रिक से क्या होगा, इजिली याद रह जाएगा। बेस जो है क्या वहां आएगा, पूछ लेगा क्या बेस किस में चेंज करता है, तो बेस जो है लाल लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। इजिली आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए ट्रिक से याद रखिए, ठीक है, इजी होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, ये भी क्वेश्चन आपका TRE 1 या 2 में पूछा गया था, और देख लो भाई TRE 3 में भी पूछा गया है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट होते जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन तो अभी तक में रिपीट हो गया। तो शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंदिरा गांधी नहर, जो है भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक ना। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर, और ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापिस लिया गया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? बंगाल विभाजन किसके काल में वापस लिया गया, इस बात को ध्यान में रखो। वापस जो लिया गया है मेरे भाई, वो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में लिया गया। बंगाल विभाजन को वापस लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में किया गया है, और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है या वापस लिया गया है। और लॉर्ड, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में आपका क्या हुआ था, बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था या रद्द किया गया था। इतनी बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। पहली बात, आनंद मठ किसका उपन्यास है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास का नाम क्या है? तो पहला बात याद हो गया आनंद मठ, ठीक है। वंदे मातरम जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो वंदे मातरम भी मेरे भाई आनंदे मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है, से लिया गया है। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो वंदे मातरम मेरे भाई वो भी लिया गया है आपके आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है वंदे मातरम, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास प्रकाशित कब किया गया था आनंद मठ? तो वो प्रकाशित किया गया था कब, बता दो। तो वो प्रकाशित किया गया था 1881 में, 1881 में। आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया? तो 1881 में प्रकाशित किया गया है आनंद मठ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? झाड़ियों के जंगल, बांज के जंगल, चीड़ के जंगल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है चीड़ के जंगल। चीड़ के जंगल विल बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? मतलब यहाँ पूछा है कि उत्तर पूर्वी राज्य में जो है ना, कहाँ पे सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है, बस यही पूछा है। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है उत्तर पूर्वी राज्य में? तो वो मिजोरम में है, मेघालय में है, नागालैंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई जो जनजाति तुम्हारा सबसे अधिक है वो कहाँ पे है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जनजाति जो मेरा सबसे अधिक है वो मिजोरम में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी राज्य में मिजोरम में सबसे अधिक जनजाति है। बस सिंपल सा आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब, कुचालक, धातु निष्कर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन, विद्युत बल्ब ही आवर करेक्ट आंसर। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में, मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है टंगस्टन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिमेलिया, डेजर्टिमल्स, डेजर्टिकोलस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेगिस्तान में जो पाए जाने वाला जंतु होता है उसको मेरे भाई कहा जाता है डेजर्टिकोलस। डेजर्टिकोलस, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को डेजर्टिकोलस कहा जाता है। डेजर्टिकोलस कहाँ के जंतु को? रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर मेरा क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और साथ में ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और लाइक करना ना भूलेंगे मेरे वीडियो को। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो है हमारा
तैयारी थर्ड के री एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कल के बाद से जो हम लोग का चलेगा तो वो इंपॉर्टेंट सेशन चलेगा सिर्फ, ठीक है। उसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उसमें जो है आपको डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको उसमें कंप्लीट डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको करने के बाद उससे बाहर तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन देखने को मिले। लगभग क्वेश्चन आपको वहां से ही टकराता हुआ आपके एग्जाम में दिख जाएगा। तो वो सेशन को ज्वाइन करना आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेशन जो है परसों से स्टार्ट होने वाला है। कल आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, परसों से जो होगा वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।